अब बेटा आप लोग देखो कि आपके पास वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फ्रेगमेंटेशन को बेसिकली इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके पास फैक्टर्स तो 3-4 हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ 2 फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी। एक आप लोगों के पास होता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, और दूसरा आप लोगों के पास क्या होती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस, ठीक है। अगर आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की बात करो बेटा तो आप लोग देखोगे कि जो आपके पास वीकर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो इजीली फ्रेगमेंटेशन शो कर लेते हैं, ठीक है। ये बात तो अंडरस्टूड है बेटा कि जो बॉन्ड वीकर है वो इजीली टूट जाएगा, जो इजीली टूटेगा जाहिर सी बात है फ्रेगमेंटेशन भी वही शो करेगा, ठीक है। और अब इसका जो हम लोगों के पास काउंटर पार्ट हम लोग अगर देख लें तो हम लोग के पास जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसके फ्रेगमेंट्स बनना उतना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि जो वीकर बॉन्ड हैं वो इजीली फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन जो है वो समवट डिफिकल्ट होगी, लेकिन वो फ्रेगमेंटेशन करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों के पास सूनर या लेटर फ्रेगमेंटेशन शो करवाएंगे आपके मॉलिक्यूलर कैटायन से, ठीक है। और सेकंड जो फैक्टर आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस बेटा। ये आप लोग देखो कि आप लोगों का ये मॉलिक्यूलर जो है वो कैटाइन है, ठीक है। अगर तो इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये इतना अनस्टेबल है, और ये जितना अनस्टेबल होगा ये इतना अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और स्टेबिलिटी की तरफ कैसे जाएगा बेटा? जब ये फ्रेगमेंट्स बनाएगा और अपनी एनर्जी जो है वो अपने फ्रेगमेंट पार्ट्स को जो है वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये तो आप लोगों के पास क्या होती है, पेरेंट आयन हो जाता है आप लोगों के पास। आप लोगों ने पढ़ा होगा पेरेंट आयन पीक आप लोगों के पास आ रही होती है, ठीक है, या मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही होती है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो आपके पेरेंट आयन की ही होती है, ठीक है। तो ये अगर आपके पेरेंट आयन की इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो ये आपके पास अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा अपनी एनर्जी को अपने फ्रेगमेंट आयंस को पास करके, ठीक है। और अगर तो इसकी इंटरनल एनर्जी बेटा कम है तो इट मीन्स कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास स्टेबल है, तो इन दैट केस ये इतनी फ्रेगमेंटेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होता है वो स्टेबिलिटी का होता है। अगर आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर कैटाइन जो है वो स्टेबल है तो वो लेस फ्रेगमेंटेशन शो करेगा, और अगर आप लोगों के पास आपका मॉलिक्यूलर आयन जो है वो अनस्टेबल है तो वो ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन जो है वो शो करेगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? देन आप लोगों के पास कुछ रूल्स होते हैं आपके फ्रेगमेंट्स को असाइन करने के लिए बेटा, ठीक है। फर्स्ट आप लोग देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। यह आप लोग ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे बनता है? अगर आप लोग एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले रहे हो, ठीक है, अगर इसको आप लोग एक इलेक्ट्रॉन बीम के साथ हिट करते हो और एज अ रिजल्ट आप लोग इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालते हो, तो बेटा आप लोगों के पास ये जो सिस्टम बनता है इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको आप लोग कहते हो ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। इसको आप लोग ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह रहे होते हो। क्यों बेटा? क्योंकि जब आप लोग इसके जब भी देखोगे तो आप लोग देखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो वो पेयर्स में होते हैं, लेकिन इसके पेयर में से एक ही निकल गया है, एक निकल गया तो पीछे क्या बचेंगे बेटा? जब पेयर्स में होंगे तो इवन होंगे, जब पेयर टूटेगा तो ये ऑड सिस्टम बना देगा, ठीक है। देन आप लोग देखो बेटा, तो आप लोग कह सकते हो ना कि आप लोगों के पास जो आपका मॉलिक्यूलर कैटाइन होता है वो हमेशा कौन सा सिस्टम होता है बेटा? वो आप लोगों के पास ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। ये हमेशा आप लोगों के पास ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक होगी बात। आप लोग देखोगे आप लोगों के पास एक इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ये कैसे बनता है इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बेटा? ये जब आप लोग अपने ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से कोई भी एक रेडिकल निकालते हो तो जो आपके पास रिजल्टिंग सिस्टम होगा वो इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, ठीक है। ये देखें आप लोगों के पास ये मॉलिक्यूलर कैटाइन था, ठीक है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। इसमें से एक रेडिकल निकालो, ये वाला पोर्शन सारा अलॉन्ग विद रेडिकल निकाल दो, तो पीछे क्या बचेगा? आप लोगों के पास कैटाइन बचेगा। ये रेडिकल निकल गया, ठीक है, ये वाला पार्ट फ्रेगमेंट एक रेडिकल को लेकर निकल गया तो पीछे कैटाइन बचा। तो कैटाइन आप लोगों के पास हमेशा बेटा इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। आप लोग देखो ये सारे आप लोगों के पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आप लोगों के पास एक चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन सा सिस्टम बनाएंगे? इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी ऊपर देख रहे होंगे कि कैटाइन रेडिकल हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, कैटाइन आप लोगों के पास हमेशा इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और न्यूट्रल भी आप लोगों के पास हमेशा इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो न्यूट्रल वाले को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रल कैसे होता है। अब आप लोग देखो बेटा कि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से जब आप लोग न्यूट्रल स्पीशी निकाल रहे हो या न्यूट्रल फ्रेगमेंट निकाल रहे हो तो एज अ रिजल्ट कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से न्यूट्रल निकाल रहे हो तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही रहेगा। अब आप लोग देखो इस बेंजीन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से आप लोग ये इथाइन निकाल रहे हो बेटा, और इथाइन के आप लोगों के पास इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। ये कोई चार्ज लेकर नहीं आया, ठीक है, ये कोई रेडिकल लेकर नहीं आया, ठीक है।
तो ये न्यूट्रली जो है वो डिपार्ट हुआ। तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास जो फ्रेगमेंट है ये क्या होगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें जो न्यूट्रली आप लोग देखो, जो न्यूट्रली आप लोगों के पास डिपार्ट हुआ उसके पास जो दूसरा काउंटर फ्रेगमेंट है वो कौन सा है, वो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो रिमेनिंग रहेगा वो कौन सा होगा, वो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही होगा। बात क्लियर हो रही है? तो होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बेसिक्स थी बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा खास मुश्किल नहीं था।